नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि यह 2 दिवसीय शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रणनीति तय करने का अवसर प्रदान करेगा। और जहां मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिविर में उत्तराखंड में समग्र विकास से जुड़े सभी प्रमुख क्षेत्रों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, जहां इसका उद्देश्य राज्य के भविष्य के लिए स्पष्ट, व्यवहारिक और समयबद्ध दिशा तैयार करना है, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका प्रभावी और निर्णायक हो। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की, और जिसमें कि प्रदेश में बारिश न होने के कारण फसलों के हुए नुकसान पर भी समीक्षा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने इस नुकसान का सही आंकड़ा नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई है, जहां अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे जिलेवार सर्वे कर बारिश न होने से हुए नुकसान का सही आकलन करें और शीघ्र ही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों से संबंधित मामलों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर सर्वेक्षण या रिपोर्टिंग में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उनके संपर्क में है। अभी तक 18% क्षति का आकलन मिला है और 33% तक का मुआवजा भारत सरकार देती है। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगी तो सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है 23 तारीख से बारिश होने की संभावना है, तो हमारी तो प्रभु से प्रार्थना है कि 23 तारीख को अगर बारिश होगी तो उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारी बाबा बद्री केदार से प्रभु से प्रार्थना है कि ये बारिश हो। अब खबर डोईवाला से है, जहां अठुरवाला क्षेत्र में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी डोईवाला के नए कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया, और जहां उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बताते चलें कि इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बीस्ट, शूरवीर सिंह सजवान और ब्लॉक प्रमुख डोईवाला गौरव सिंह के साथ साथ हेमा पुरोहित सहित कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। जहां नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार सिंह नेगी ने कहा कि यह कार्यालय न केवल कार्यकर्ताओं बल्कि क्षेत्रीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, और जहां जन समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा तो वहीं संगठनात्मक बैठकों का नियमित आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय के खुलने से क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने और कांग्रेस के संगठन को और भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने पिछले 6 वर्षों में 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी का स्वरूप अभी तक यथावत है। जहां आपको बताते चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 6 महीने पहले प्रीतम सिंह से लेकर गणेश गोदियाल को अध्यक्ष पद सौंपा गया था। हालांकि तब से अब तक प्रीतम सिंह की ही कार्यकारिणी कार्यरत है, और जहां 2022 के विधानसभा चुनाव के में भी कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। जहां आपको बताते चले कि करण माहरा ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में पुरानी कार्यकारिणी के साथ कदम ताल की है, और जहां प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का लगातार कहना है कि कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण नई कार्यकारिणी की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, ऐसा है, जब से ये घोषणा हुई है कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी होगी, उसके बाद लगातार प्रदेश में इतने कार्यक्रम चल रहे हैं कि उन कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते कार्यकारिणी नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं कि अभी 10 दिन का शिविर जो है जिला अध्यक्षों का और महानगर अध्यक्षों का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा है, जो आज भी जारी है।
जैसे ही ये तमाम कार्यक्रम उत्तराखंड के ख़त्म होंगे उसके तुरंत बाद जो है वैसे मनरेगा के भी कार्यक्रम जो है जिला पंचायत स्तर पर चल रहा है। तो इस सारे कार्यक्रम के मद्देनज़र होते हुए कुछ देर हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही कार्यकारिणी आएगी, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु का तांता लगातार देखने को मिला। जहां आपको बता दें कि वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने मां सरस्वती को वरदान दिया था कि इस दिन उनकी पूजा से लोग ज्ञान, कला, गायन और अन्य विद्याओं में पूर्ण लाभ जो है और पुण्य प्राप्त करेंगे। जहां हर की पैड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो बताते चलें कि यहां गंगा स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है और जहां विशेष रूप से पीली वस्तुएं दान की जाती हैं। तो वहीं बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है और जिससे कि बुद्धि और प्रतिभा में भी वृद्धि होती है। सर शुभम शर्मा, मैं तीर्थ पुरोहित हरिद्वार हूँ। मेरी गद्दी यहीं पे है कुशा घाट में। और आज आप जितनी भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे बसंत पंचमी की, तो आज के दिन बसंत पंचमी का स्नान माना गया है, ठीक है जी। और आज के दिन सरस्वती जी की पूजा होती है, माँ सरस्वती जी ने हम बोलते हैं, उनकी पूजा होती है। और आज के दिन यहाँ पे पिंडदान, जनेऊ, मुंडन पूजा ये सब होता है। और आप लोग जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है कि बसंत पंचमी के दिन जैसे किसी की शादी होने वाली है, उनका दिन नहीं सूझ रहा है कि इस दिन शादी नहीं होगी, उस दिन शादी नहीं होगी, तो बसंत पंचमी के दिन कोई दिन उठाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में शादी आज के दिन कर सकता है। अब खबर रानीखेत से है, जहां सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती नगर के सुभाष चौक पर आयोजित की गई। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर स्थानीय नागरिक और छात्र युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो वहीं कैंट बोर्ड के एकल सदस्य मोहन नेगी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बताते चलें कि 90 वर्षीय नारायण सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और जहां वक्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के साहसिक जीवन और देशभक्ति के संदेश पर प्रकाश डाला और जिससे कि उपस्थित लोगों में जोश और प्रेरणा का वातावरण भी देखने को मिला। अब खबर हरिद्वार से है, जहां वीआईपी घाट पर उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव ने गंगा में स्नान किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया और सवालों से भी उनकी ओर से दूरी बनाए रखी। तो आपको बताते चले कि तलाक से जुड़े किसी भी सवाल पर अपर्णा यादव की नाराजगी स्पष्ट देखने को मिली है। तो वहीं बताते चले कि सुरक्षा कर्मियों ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छाती की आड़ में उनका मूवमेंट जो है वो कराया और जहां आप ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपर्णा यादव ने मीडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि नहाते हुए महिला का वीडियो बनाने की कोशिश की गई और जहां वीआईपी घाट पर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस मौके पर सतर्क रहीं। सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ तो बोल दीजिए मैडम। करो भैया, तीनों का फोटोग्राफ और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती। मैडम प्रतीक को आपको सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ तो बोल दीजिए मैडम। करो भैया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पहाड़ों में सड़क हादसों से बचाव के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत फास्ट रिस्पांस वर्कशॉप आयोजित की गई और इसमें परिवहन, पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने हिस्सा लिया और जहां वर्कशॉप में सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक सुविधाएं, सावधानियां, वाहन दुर्घटना के दौरान फास्ट एड देने के तरीके और आग लगने पर बचाव के उपायों पर भी प्रशिक्षण दिया गया और जहां कार्यक्रम में टैक्सी चालकों को भी फास्ट एड किट वितरित की गई है। बताते चलें कि हेल्थ चेकअप भी उनका इस दौरान किया गया और जहां पुलिस अधिकारियों ने सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। तो वहीं जनता से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का भी उनसे अपील की गई, जहां परिवहन अधिकारियों ने यातायात नियमों के पालन और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया है और अब कुमाऊं के अन्य इलाकों में भी इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
तो आपको बताते चलें कि हल्द्वानी में सड़क सुरक्षा आपातकालीन प्रशिक्षण के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें लोगों को सड़क की सुरक्षाओं को लेकर तमाम बातें कही गई। जहां आपको बता दें कि फास्ट रिस्पांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ यह भी बताते चले कि उच्च अधिकारियों की ओर से यह निर्देशित किया गया है कि राज्य के और भी जिलों में इस तरीके के जो कैंप हैं उनकी व्यवस्था की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन बेहद ही जरूरी है। आपको बताते चलें कि सड़क सुरक्षा आपातकालीन बचाव प्रशिक्षण में लोगों को तमाम बातें सिखाई गई और जहां आपातकालीन बचाव के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया है और इस मौके पर तमाम उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां आपको बताते चले कि लोगों ने भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, तो वहीं सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है इसको लेकर भी इस विषय पर जोर दिया गया है। हल्द्वानी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज आज से हो गया है और आपको बताते चलें कि सप्ताह भर इस तरीके की वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ प्रदेश भर में अन्य जगहों पर भी इस तरीके के कैंप लगाने के लिए उच्च अधिकारियों की ओर से निर्देशित किया गया है कि आखिर किस तरीके से लोगों को जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसके बारे में जागरूक किया जा सकता है और उनको प्रशिक्षण देने के लिए इन कैंप्स का आयोजन आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आज टैक्सी यूनियन पे पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम की आयोजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुर्घटना प्रभावितों की हेल्प की जा सकती है। तो इससे बताया गया क्योंकि व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, कभी हेल्प करते करते जो प्रभावित व्यक्ति को उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी दी गई है जिससे हम कभी दुर्घटना होती है तो उसमें प्रभावित व्यक्तियों को उसको सहायता पहुँचा सकते हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और संगठन मिलकर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं और जिससे कि सरकार के कामों का असर लोगों पर पड़ रहा है। दीप्ति रावत का कहना है कि इस प्रकार की जनसंवाद योजनाओं का सकारात्मक असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर दिखेगा। कॉन्फ्रेंसेस हमारी हो गई हैं। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है, इससे जनता को लाभ हो रहा है। हमारे बहुत सारे जितनी योजनाएं हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हमारे 27 कहीं और कहीं 37 ऐसे करके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद रहते हैं और वहीं उनका निराकरण हो जाता है। इससे जो हमारी ग्राम सभा के स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत लाभ पहुंच रहा है, छोटे छोटे लाभ उनको मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ पार्टी का भी अगर हम कार्यक्रम देखें तो विकसित भारत जी राम जी जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए हमारी प्रदेश की कार्यशाला हुई है, जिले की कार्यशाला हुई हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी हो गई हैं और उसके बाद आगे हमारी मंडल की और हमारे विधानसभा और नीचे पंचायत के स्तर पर भी चौपाल इस पर होने वाली है। और विकसित भारत जी राम जी का पूरा जन जागरण अभियान जो है वो ग्रामीण उत्तराखंड तक सब तक पहुंचना ज़रूरी है और संगठन द्वारा पहुंचाया जा रहा है कि इसके कैसे कितने लाभ हैं और क्या क्या लाभ हमें ग्रामीण भारत में इसके मिलने वाले हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर जिला अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया है। बता दें चले कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि की एक एक इंच बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार भूमि पर अतिक्रमण या ऐसे मामलों में मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जहां इसी क्रम में
बीस्ट गांव घघोड़ा में वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जा ध्वस्त कर दिया। बताते चले कि प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि आगे भी सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है और जिसमें कि देहरादून में भी यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बीस्ट गांव घघोड़ा में वन भूमि पर अवैध कब्जे को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और जहां सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो अधिकारी हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि प्रदेश सरकार की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो मजार का मामला हो या मंदिर का मामला हो या फिर वन विभाग की कोई भी भूमि हो, किसी भी सूरत में जो अतिक्रमण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के क्रम में देहरादून में यह कार्रवाई की गई, जहां सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है और आपको बताते चले कि वन विभाग की भूमि को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से यह भी चेताया गया है कि यदि इस इलाके में दोबारा से इस तरीके की गतिविधियां दिखती हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चले कि यह मामला बेहद ही पुराना है, जहां बीस्ट गांव के घघोड़ा में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही थी और जहां सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए आज यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ इस कार्रवाई से जहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, तो वहीं ध्वस्तीकरण की इन तस्वीरों से अब स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार पूरे तरीके से सजग है और जहां भी अवैध अतिक्रमण की तस्वीरें सामने आएंगी वहां राज्य सरकार की ओर से इसी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन और बाल गृह के साथ साथ शिशु सदन बाहरी तौर पर साधारण परिसर लग सकते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही यह एहसास होता है कि यह केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि टूटे विश्वासों और बिखरी जिंदगियों के लिए सहारा देने वाला जीवंत प्रयास है। यहाँ हर चेहरा अपनी एक कहानी ले बैठा है और किसी की आंखों में खोया हुआ बचपन है तो किसी की खामोशी में पीड़ा है और किसी की मुस्कान में एक नई उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह आश्रय प्रत्यक्त और बेसहारा महिलाओं के साथ साथ अनाथ बच्चों को केवल छत ही नहीं देता बल्कि अपनापन, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी देता है। नारी निकेतन की हर सुबह यह भरोसा लेकर आती है कि अंधेरे के बाद रोशनी अवश्य आती है और हर जीवन दोबारा से संवर सकता है। तो आपको बता दें कि देहरादून में संचालित यह आसरा लोगों के लिए अब जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और जहां बेसहारा बच्चों के लिए ये एक सहारे की छत बना है, तो वहीं आपको बताते चले कि इस छत के नीचे जितने भी लोग हैं उनकी सबकी एक अलग कहानी है और जहां बताते चले कि अनाथ बच्चों की भी जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा है और जहां यह जो आश्रय है वो कई जिंदगियों को संवार रहा है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है।
अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर रात गंग नहर से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बताते चलें कि शव की पहचान ईशांत भाटी के रूप में हुई है, जो कि करीब एक सप्ताह से लापता था और मूल रूप से वृंदावन निवासी ईशांत अपने परिवार के साथ रुड़की के गणेशपुर में रह रहे थे। और जहां आपको जानकारी देते चले कि बुधवार की दोपहर ईशांत दो दोस्तों के साथ गंग नहर पटरी पर बैठा था कि उसका हाथ धोने के दौरान पैर फिसलने से तेज बहाव वाली नहर में वह पूरे तरीके से डूब गया। जहां आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची, लेकिन कई दिनों तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका। जहां गुरुवार की देर रात आसफ नगर झाल में एक शव बरामद किया गया और जहां पुलिस ने स्थानीय जलवीर की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। बताते चलें कि परिवार में मातम छा गया, क्योंकि ईशांत घर का एक लौता बेटा था। जहां कोतवाली प्रभारी मनीष उपाध्याय का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले कि यह दर्दनाक मामला रुड़की का है, जहां ईशांत की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चले कि ईशांत का पैर फिसलने के कारण नदी में वह पूरे तरीके से डूब गया था और जहां लगभग एक सप्ताह तक ईशांत का कोई भी सुराग नहीं लगा और जिसके बाद एक सप्ताह के बाद जो उसका शव है वो नहर के ऊपर तैरता हुआ दिखा और जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि ईशांत अपने परिवार का एक लौता बेटा था। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।